हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। शाम का वक्त शारंग इंडस्ट्रीज में मृत्युंजय ने एकांश को ढूंढने के लिए अपने सारे लोग लगा दिए थे और वह पूरे दिन से इधर उधर भटक रहा, लेकिन उसे अभी तक एकांश के बारे में कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि माधव बार बार अपना सिम कार्ड बदल रहा था, जिस कारण उसकी करंट लोकेशन निकालना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रही थी। मृत्युंजय परेशान सा सर को पकड़े अपने केबिन में बैठा हुआ था जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसे महक कॉल कर रही थी, जिसे देखकर मृत्युंजय के चेहरे पर थोड़े परेशानी भरे भाव बढ़ गए। फिर कुछ सोचकर उसने लास्ट रिंग में कॉल अटेंड की। जब दूसरी तरफ से महक बोली, आप अभी तक ऑफिस से नहीं आए? मृत्युंजय महक की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोला, हाँ वो काम एक्स्ट्रा था, एकांश सो रहा है, मैंने उसे खाना खिला दिया तो वो सो गया। महक मृत्युंजय की बात सुनकर, ठीक है तो 2 घंटे बाद खाने की मेज पर मिलते हैं। मृत्युंजय महक की बात सुनकर जल्दी से बोला, महक वो मुझे बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मुझे सुबह हो जाएगी, तुम फिक्र मत करना, मैं अंश का ख्याल रखूंगा। महक मृत्युंजय की बात पर मुझे पता है कि अंश आपको गले लगाए बगैर सो नहीं पाता, लेकिन ये कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो पूरी रात खत्म नहीं हो सकती। जिस पर मृत्युंजय झट से बोला, स्कूल बन रहा है ना, तो इंजीनियर और साइट के लोगों से मटेरियल और बाकी सब चीज़ों को लेकर मुझे मीटिंग करनी थी, काफ़ी वक्त लग जाएगा उसके लिए, इसलिए कह रहा था कि तुम डिनर करके सो जाना, मैं सुबह होते होते आ जाऊँगा। मृत्युंजय की बात पर महक ज़्यादा गौर न करते हुए बोली, ठीक है, लेकिन आप डिनर कर लेना और अगर आंसर होता है तो आप तुरंत घर आ जाना, फिर आपको जहाँ जाना होगा चले जाना। महक की बात पर मृत्युंजय सिर्फ हम कहकर कॉल कट कर दिया। जब राघव अंदर आया, जिसे देखकर मृत्युंजय जल्दबाजी में, कुछ पता चला? मृत्युंजय के जल्दबाजी का दुख राघव अपना सर नहीं में हिला दिया, जिस पर मृत्युंजय अपना हाथ टेबल डेस्क पर मारते हुए बोला, मैं इतना इनरिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकता हूँ, मेरा बेटा। ये कहते हुए मृत्युंजय का गला रूंध गया। फिर वो अपने आप को संभालते, मैं इस तरीके से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे उसे ढूंढना होगा। इतना कहकर मृत्युंजय अपने सीट से उठा और अपना फ़ोन निकाल सीधा माधव के नंबर पर कॉल कर, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर शोभित और सुधांशु चले, जिन्हें देखकर मृत्युंजय बोला, कुछ पता चला? सुधांशु मृत्युंजय की बात पर, हमें करंट लोकेशन तो पता नहीं चल रही है, लेकिन माधव त्यागी ने जिन भी लोकेशन से कॉल किया था उनके जरिए हम इतना तो कह सकते हैं कि अंधेरी के आसपास है। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, मैं बॉडीगार्ड के साथ वहां निकलता हूं, अब मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि वो कहाँ होगा। इतना कहकर मृत्युंजय बिना किसी बात सुने अंधेरी के लिए निकल गया। जिसे जाता हुआ देख शोभित सुधांशु के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम यहाँ पर रहकर सिचुएशन देखो, मैं भाई के पीछे जा रहा हूँ। इतना कहकर शोभित मृत्युंजय के पीछे चला गया। सुधांशु शोभित के जाने के बाद अपना फ़ोन निकाल डेविड को कॉल करने लगा। जब दूसरी तरफ से डेविड कॉल अटेंड करते, करंट लोकेशन मिल चुकी है, अंधेरी शारंग कंस्ट्रक्शन साइट, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। डेविड की बात सुन सुधांशु बिना उसे कुछ कहे कॉल कट कर वहाँ से निकल गया। अंधेरी शारंग कंस्ट्रक्शन साइट शाम रात में तब्दील हो रही थी। आज मौसम थोड़ा खराब था, जिस कारण हल्की तूफानी हवा और बादल बेवजह करक रहे थे। मृत्युंजय तेजी से कार ड्राइव करते हुए बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंच गया। मृत्युंजय स्कूल साइड की बिल्डिंग खड़ी हो चुकी थी। उन सारे कंस्ट्रक्शन को देखते हुए गाड़ी से निकल जोर से बोला, माधव बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम यहीं हो। लेकिन मृत्युंजय को कोई जवाब नहीं मिला, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने अपने कदम आगे बढ़ाए। जब उसके कानों में किसी के सीटी बजने की आवाज़ गई, जिसे सुनकर मृत्युंजय की मुठ्ठियाँ कस गई। मृत्युंजय के कदम रुक चुके थे जब मृत्युंजय को वो आवाज़ और ज़्यादा तेज होती हुई सुनाई दी। बॉडीगार्ड्स भी इधर उधर देख रहे थे। जब मृत्युंजय आगे की तरफ बढ़ा तो 6 बॉडीगार्ड उसके सामने आकर पहले आगे की तरफ जाने लगे, तो लोगों ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, एक जोरदार धमाके के साथ वो सभी वहीं उड़ते हुए पीछे गए, जिसे देखकर मृत्युंजय तुरंत पीछे हो गया और इधर उधर देखने लगा। जब बारीकी से देखने पर उसकी नज़र एक पतले से तार पर गई, जो कि वहाँ पर बड़ी सफाई से साथ लगाई गई, जिसे देखते हुए मृत्युंजय इधर उधर देखने लगा और माधव एकांश को अपनी गोद में पकड़े बिल्डिंग से बाहर आया। जिसे देख मृत्युंजय अपने कदम जल्दबाजी से आगे बढ़ाए तो माधव उसे रोकते हुए बोला, सब्र से काम लो। मृत्युंजय माधव की बात पर रुक गया और एकांश की तरफ देखने लगा, जो कि उसे ही देख रहा था। माधव मृत्युंजय की नज़र पर एकांश की तरफ एक नज़र देखने के बाद बोला, सच में खूबसूरत है तुम्हारा बेटा, किसी को भी इसकी मासूमियत पर प्यार आ जाए।
मेरा भी वही हाल है, मुझे इतना प्यार आ रहा है इस पर कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका गला काट दूं। ये कहते हुए माधव एक चाकू निकाल कर एकांश के गले पर रख लिया, जिसे देखकर मृत्युंजय उसे हाथ दिखाते हुए बोला, माधव मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए न, रख लो, मैं पूरी सारंग इंडस्ट्री तुम्हारा नाम कर दूंगा, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। मृत्युंजय के बेबस चेहरे को देख माधव हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हें इतना बेबस पहले कभी नहीं देखा और आज तुम्हें देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है। मृत्युंजय माधव की बात सुनते हुए अपने बॉडीगार्ड की लाश को देख रहा था, जब माधव गुस्से में एकांश के गले पर चाकू रखते हुए, लेकिन मैं इसे मार दूंगा क्योंकि मुझे पता है मैंने इसे छोड़ा तो फिर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। ये देखकर मृत्युंजय डर गया और जल्दी से बोला, तुम जहाँ जाना चाहो तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। एकांश एकटक मृत्युंजय को देख रहा था। माधव मृत्युंजय की बात सुनते हुए बोला, तुमने मुझसे कहा था क्या मेरे में ताकत है कि तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाऊं, तो तुम बताओ मेरे में ताकत है कि नहीं। माधव की बात सुनते हुए मृत्युंजय के कान में सिर्फ एक ही आवाज़ जा रही थी, जहां उसके दादाजी कह रहे थे कि एक पिता हमेशा अपने बच्चे को आगे कमज़ोर होता है। मृत्युंजय चाहे कितना भी ताकतवर हो, जब बात अपने बच्चे पर आए तो कमज़ोर हो जाता है। जिन बातों को याद करते हुए मृत्युंजय माधव की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी कुर्सी पर बैठ सकते हो, तुम कहोगे तो मैं ये पूरा स्कूल तुम्हारा नाम कर दूंगा, तुम एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाओ, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना, बस मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। मृत्युंजय की बात पर माधव कुछ पर सोच कर बोला, मैंने आपकी बीवी को देखा है, बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल आपके उस एम्प्लॉय की तरह, क्या वो मुझे मिल सकती है। माधव की बात पर मृत्युंजय का खून जल गया और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए माधव से बोला, अपनी हद पार मत करो माधव, मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना। क्या बात है, बीवी की बात आई तो शेर गुर्रा उठा, माधव ने गंदी मुस्कान के साथ कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय गुस्से से उसे देखने लगा। जब माधव एकांश को वहां पर रखे एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठाते हुए, यहीं पर बैठे रहना। मृत्युंजय एकांश की तरफ देख रहा था। जब एकांश बड़बड़ाने लगा, माधव मृत्युंजय की तरफ देखते वहीं पर टहलते हुए, एक काम करते मेरे लिए गाड़ी मंगाओ। जिस पर मृत्युंजय अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे ले लो। माधव मृत्युंजय की बात पर एक नज़र उसकी मर्सिडीज की तरफ देखने के बाद बोला, अच्छा नए एडिशन है क्या, तुम काफ़ी शौकीन हो नई चीज़ों के लिए। मृत्युंजय माधव की बात पर एकांश की तरफ इशारा करते हुए, मेरा बेटा। मृत्युंजय की बात पर माधव का दिमाग खराब होगा। वह वहां पर रखे लोहे की बाल्टी को उठाकर एकांश को मारने के लिए ऊपर उठने लगा तो मृत्युंजय घबराते, रुक जाओ। जिसे सुनकर माधव के हाथ रुक गए और मृत्युंजय को बुरी तरीके से घूरते, कब से देख रहा हूँ तुझे, मेरा बेटा कहकर दिमाग खराब कर रहा है, मार तो नहीं डाल रहा ना तेरी औलाद को। मृत्युंजय माधव की बात सुनते हुए खुद को बहुत ज़्यादा हताश महसूस कर रहा था, जिस पर माधव उसे लोहे की बाल्टी को साइड में फेंक सीढ़ियों पर बैठ गया और चाकू से खेलते हुए बोला, कितना अजीब है यहाँ सब कुछ। जो मृत्युंजय किसी के बाप से नहीं डरता था, आज अपने बेटे से अपने बेटे के लिए डर रहा है। सच में एक बाप बनना बहुत जिम्मेदारी भरी काम है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मृत्युंजय माधव की बात सुनते हुए उसके पीछे बैठे एकांश को एक नज़र देखा, अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगा, जिस पर बॉडीगार्ड चुपके से अपना सिर हिला दिया। जब माधव मृत्युंजय से बोला, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, अपने चमचों को भेजो। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोला, जाओ यहाँ से। मृत्युंजय की बात पर बॉडीगार्ड एक कदम भी नहीं हिले तो मृत्युंजय गुस्से से चिल्लाते बोला, मैंने कहा जाओ यहाँ से, वरना सबको फायर कर दूंगा। मृत्युंजय की बात पर सारे बॉडीगार्ड्स उस एरिया से बाहर की तरफ चले गए और बाहर आकर कुछ वहीं रुक गए और बाकी लोग पिछले दरवाजे की तरफ चले गए। जब वो लोग पिछले दरवाजे की तरफ पहुंचे तो वहां पर कुछ लोग पहले से ही तैनात थे, जिन्हें देखते हुए लोग चुपके से उन लोगों के पास जाकर उनके गले को मोड़ते हुए उन्हें वहीं पर छोड़ दिया और टॉर्च निकाल कर नीचे की तरफ देखने लगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी बम नहीं था। जिसे देखते हुए बॉडीगार्ड आगे की तरफ बढ़े, जहाँ पर डेविड पहुँच गया, जिसके साथ सुधांशु भी था। डेविड बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोला, शांत आवाज में जाना होगा। जिसे सुनकर बॉडीगार्ड्स ने अपना सिर हिला दिया और सभी चुपके से आगे की तरफ बढ़ने लगे। वहीं मृत्युंजय उन लोगों के जाने के बाद माधव से बोला, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे। जिस पर माधव मुस्कुराते हुए, मैं तो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन इस खेल का असली माइंड गेमर तो कोई और है।
जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाते हुए, माइंड गेमर कोई और नहीं है बल्कि तुम वो बेवकूफ़ हो जो किसी और को अपने कंधे पर गन रखकर मुझे निशाना बनाने का मौका दे रहे हो। मृत्युंजय की बात पर माधव की मुस्कान गायब हो गई और वो गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ कहने की? भूल मत, मेरे सामने अभी तेरी कोई औकात नहीं है। माधव के बात पर मृत्युंजय अपने तेवर में बोला, माधव त्यागी, मेरी कमजोरी को टारगेट कर रहे हो और मुझे तेवर दिखा रहे हो। मेरे बेटे को साइड करो, फिर देखते हैं किसकी कितनी औकात है। माधव मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते बोले, छोड़ो यार, तुम्हारी बातों को क्यों बुरा मानना? तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है इसलिए तुम थोड़ा तो फ्रस्ट्रेट होंगे। मृत्युंजय माधव की बात सुनते हुए एकांश की तरफ देख रहा था जो अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था। जब एकांश की नज़र सुधांशु पर चली गई जिसे देख एकांश जोर से बोला, मम्मा। एकांश की आवाज़ सुन माधव सिर घुमाकर उसकी तरफ देखने के बाद मुस्कुराते हुए मृत्युंजय से बोला, क्या बात है, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे साले के बेहद करीब है। मृत्युंजय खुद भी हैरान से एकांश की तरफ देख रहा था जब उसकी नज़र पीछे की तरफ गई और वो जल्दी से माधव का ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोला, माधव हम सीधा पॉइंट पर आते हैं, बताओ इन सब के पीछे किसका हाथ है? माधव मृत्युंजय की बात पर उठकर खड़ा हो गया और एकांश की तरफ मुड़ने लगा तो सुधांशु जल्दी से पिलर के पीछे छुप गई, जिसे देखकर मृत्युंजय ने राहत की सांस भरी तो माधव एकांश को अपनी गोद में उठाते हुए मृत्युंजय से बोला, तुम इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। तुम्हारे दोस्त ने मृत्युंजय माधव की बात सुन कुछ कहता उससे पहले एकांश ने कसकर माधव के कान को काट लिया, जिस कारण माधव उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एकांश उसे छोड़ने के बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी बीच बचाव के चक्कर में माधव के हाथ में रखा चाकू एकांश के गले पर लगा तो मृत्युंजय की चीख उठा। अंश एंड प्रेजेंट फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। सुबह का वक्त महक आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय की तरफ देख रहे थे जब मृत्युंजय उसके चेहरे को पकड़ते हुए फिर जब घर आया तुमसे ये बात छुपा न सका और तुम्हें बता दिया, लेकिन इस एक्सीडेंट को बताने की हिम्मत नहीं थी। जिसे सुनकर महक धीरे से वो आदमी कहाँ है? जिस पर मृत्युंजय अपना सर नहीं महिला तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो जिंदा है। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय की तरफ देखते लिए, इसलिए आप कहते थे कि वो बोल सकता है क्योंकि आपने उसकी आवाज़ सुनी थी। मृत्युंजय महक के बाद अपना सर हिला दिया तो महक गहरी सांस भरकर बिस्तर से उठते हुए बोली, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। महक के बाद तो मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो झगड़ा कौन कर रहा है? मैं करूँगी, महक ने कहा। जिस पर मृत्युंजय कन्फ्यूज होते हुए बोला, लेकिन किससे? महक मृत्युंजय की बात को इग्नोर कर वहाँ मुझसे जाते हुए बोली, मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मुझे अभी तक उसने कुछ नहीं बताया। मृत्युंजय महक की बात पर जल्दी से बिस्तर से उठकर उसके पीछे, महक मैंने ही सुधांशु को मना किया था। मृत्युंजय की बात सुन महक रुक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो उसके लिए जीजू ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं? मृत्युंजय महक की नाराज़गी पर उसके गाल को प्यार से तो मैं क्या ही कर सकता हूँ महक, मैं ही हूँ इतना स्वीट एंड स्वामी टाइप का कि किसी को भी मुझसे प्यार हो जाता है। बहुत बड़ी खुश फहमी पाल रहे हो आप मुझे, आपसे कोई प्यार नहीं है। सुधांशु की आवाज़ आई जिसे सुनकर महक ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और इधर उधर देखने सुधांशु पीछे हुए तो बोले, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा दीदी। जीजू ने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने आपको कुछ बताया तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपकी तबीयत की वजह से ही मैंने आपके कुछ नहीं बताया था। मृत्युंजय सुधांशु को देखकर बड़बड़ाते उसे गाली देने लगा, जिसे देख सुधांशु महक से, दीदी देखो मुझे गाली दे रहे हैं। जिसे सुन महक मृत्युंजय को घूरते हुए, मेरे भाई को गाली दे रहे हो? मैंने कब गाली दी? तुमने सुनी क्या? मृत्युंजय ने इनोसेंट बनते हुए, जिस पर महक अपना सिर नहीं हिला, तो मैंने तो नहीं सुनी। एग्जैक्टली तुम्हारे भाई के कान बज रहे हैं सुबह सुबह, लगता है मेरी बहन ने रात को अच्छे से उसके कान को धोया इसलिए। मृत्युंजय ने चिल होते हुए कहा। जिसे सुनकर सुधांशु महक से बोला, बड़बड़ाते हुए गाली दे रहे थे, जोर से नहीं दिया। महक सुधांशु और मृत्युंजय को बारी बारी से घूरने के बाद बोली, दोनों जीजे और साले हर वक्त गुत्था गुत्थी होते रहते, फिर आखिर में साथ ही आना है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर महक टेरेस से नीचे की तरफ चली, जिसके जाने के बाद मृत्युंजय आराम से बिस्तर पर बैठते हुए बोला, तुम्हारी बहन सच में बड़ी इनोसेंट है। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय के सामने आकर बोला, मैं अपनी बेटी दी थी आपको संभालने के लिए और आपने बच्चे को दे दिया। रोमांस से मन नहीं भरता क्या? मृत्युंजय सुधांशु की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों तुम ही शादीशुदा हो? मैं क्या तुम्हें नहीं दिखता हूँ? सुधांशु मृत्युंजय की बात पर चिढ़ते हुए बोले, तो क्या मैं आपके नैनी दिखता था? शादी से पहले बड़े भांजे को मुझे पकड़ा देते थे और दीदी को लेकर चले जाते थे। सुधांशु की शिकायत पर मृत्युंजय अपने पैर पर ऊपर से
ऊपर पैर रख बैठते हुए बोला, अच्छा और इसी ले जाने के चक्कर में तुम्हारा इतना प्यारा छोटा भांजा आया है, ये नहीं दिखता तुम्हें? रिवार्ड है मेरी तरफ से। जिसे सुनकर सुधांशु अपने पैर पर बेशरम आदमी, कुछ कहना ही बेकार है। इतना कहकर सुधांशु टेरेस से नीचे की तरफ जाने लगी तो पीछे से मृत्युंजय बोला, तुम भी बेशरम, इसलिए पूरी रात मेरी बहन को परेशान कर रहे थे। जिसे सुन सुधांशु के कदम रुक गए। वो मृत्युंजय की तरफ देखते हो, क्योंकि वो बीबी है मेरी। एग्जैक्टली, मैं भी यही समझाना चाहता था। शादी के बाद सब चलता है, अब तुम भी चलो। मृत्युंजय ने बिस्तर से उठ नीचे की तरफ जाते हुए, जिसे देखकर सुधांशु चीखते हुए मुंह बनाते हुए इसके पीछे चल। और जब वो लोग नीचे आकर पूल साइड से निकलने लगे और उन्हें ऊपर से रियो नीचे उतरता हुआ दिखा। रियो मृत्युंजय और सुधांशु को देख ठीक से खड़ा होते बोले, गुड मॉर्निंग गाइज, आज मेहंदी है, डांस करेंगे। मृत्युंजय और सुधांशु रियो के बात सुन एक दूसरे को देखने लगे और सुधांशु रियो के पकड़ते हुए बोला, ऊपर कहाँ गए थे? तुम्हारा कमरा तो विप्लव के कमरे के पास है। सुधांशु का अचानक पकड़ना रियो है बना तो मृत्युंजय उसके सामने खड़ा होते बोला, हमारे फैमिली फंक्शन में लड़की बाजी। मृत्युंजय की बात सुन रियो अपना सर नहीं हिला तो, नो प्रो, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर एक बिल्ली फंस गई थी, मैं बस उसको ही निकाल रहा था, या बिल्ली के कमरे में तुम जैसा बिलौटा घुस गया था? मृत्युंजय ने आईब्रो चढ़ाकर पूछा। जब पीछे से विप्लव आते हुए, मेरे दोस्त को इस तरीके से क्यों पकड़ रखा है? जिस पर मृत्युंजय विप्लव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, तुम बाहर से कहाँ आ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, ग्रूम बाहर नहीं जाता तुम? मृत्युंजय के बाद से विप्लव रियो की तरफ इशारा करते हुए, मैं इसे ढूंढने गया था, यहाँ मैंने पूरा मैरिज हॉल छान मार लिया, लेकिन ये दिखा नहीं मुझे। जब यहाँ पर ऋतिक, कशिश, राजीव, अमृता, अनमोल भी आ गए। सबको मॉर्निंग सूट्स पहन रखे थे। कशिश सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह सुबह क्या चल रहा है? किसी की चोरी पकड़ी गई, उसी से सब कुछ उगलवाने का प्लान चल रहा है। सुधांशु ने रियो को पकड़ते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।